हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में जीव विज्ञान विषय में पूछे गए प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो सबसे पहले मैं आपको इसके मुख्य पृष्ठ को दिखाता हूँ। तो सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक लिखा है, यहाँ आपको अनुक्रमांक अपना लिख देना है। फिर नीचे नाम लिखा है, यहाँ पे नाम लिख देना है। और किनारे की तरफ आप देख रहे हैं 348 KI, यह संकेतांक है। इसको आपको अपनी परीक्षा कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, तो नीचे सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं निर्देश। तो देखिए समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट। सामान्य निर्देश यह है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए। और चौथा है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। फिर यही बातें जो है ये देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग दूसरे पेज पर आते हैं। साथियों ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इसमें से आपको जो है सही विकल्प चुन के लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है के अंतर्गत है। उसमें देखिए लघु बीजाणु धानी के किस परत आवलिक परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रीय होती हैं? पहला ऑप्शन है बाह्य त्वचा, दूसरा है अंतःस्थिशियम, तीसरा है मध्य परत, चौथा है टैपिटम। इसमें जो सही जवाब है वह है टैपिटम। यह हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन है लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की थी। किन लोगों ने किया था? डी ब्रिज दिया, कॉरेंस दिया, वान शेरमार्क दिया, उपरोक्त सभी ने। तीनों लोगों ने मिलकर किया था। तो सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी ने, डी। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। टीआई प्लाज्मिड संवाहक का उपयोग किस पर्पोसी में अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है? तो इसमें जीवाणु है, जंतु है, पादप है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है पादप में। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देख सकते हैं आप कि चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सहभोजिता का उदाहरण है? पहला है अधिपादप यानी एपीफाइट, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है कवकमूल यानी माइकोराइजा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सहभोजिता का जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वह है अधिपादप यानी एपीफाइट। सहभोजिता का मतलब ऐसा है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जात को लाभ हो तथा दूसरे को न लाभ हो न हानि। जैसे आर्किड जो है आम की शाखा पर एपीफाइट के रूप में ग्रो कर जाता है। तो आर्किड को जो है लाभ होता है, लेकिन आम को न तो कोई लाभ होता है न ही नुकसान होता है। तो इस तरह का जो है जो एसोसिएशन कहलाता है सहभोजिता। ठीक है, अब हम आते हैं अति लघु स्तरीय प्रश्न पे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, आप देख सकते हैं क का एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। 1 नंबर में दिया हुआ है। तो आपको इसमें बता देना है कि पुंकेसर का एक चित्र बना देना है। आप बता देंगे 3 भाग होते हैं, परागकोश यानी एंथर लोब, दूसरा योजी यानी कनेक्टिव और तीसरा वृंत यानी फिलामेंट। ठीक है, ये आपका एक नंबर कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है यानी ख क्वेश्चन, आप देख सकते हैं लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित और स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन यानी मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, और यह हार्मोन मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन, युग्म विकल्पी क्या है? युग्म विकल्पी का मतलब यह होता है कि एलील्स क्या है। एलील अंग्रेजी में एलील्स बोलते हैं। ठीक है, या एलीलोमार्फ भी कहते हैं। तो जब उसमें ऐसे लक्षण जो जोड़ी के रूप में उपस्थित रहते हैं एलील्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पौधों में लंबाई और बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन एक दूसरे के लिए
एलील हैं, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, एलील्स हैं, ठीक है। कि टू आर मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एज एलील आर एलिलोमर्स, ठीक है। आप परिभाषा भी साथ साथ नोट करते चलिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किन्हीं दो कृत्रिम पारतंत्र के नाम लिखिए। कृत्रिम पारतंत्र का मतलब यह है कि जो मनुष्य का अपने स्वयं निर्माण करे, ऐसे पारतंत्र का। तो इसमें पहला है कि धान या गेहूं का खेत, जैसे मान लीजिए धान का खेत जो है इसमें फसल लगी है, वो भी एक प्रकार का पारतंत्र है। गेहूं का भी फसल लगी, वो भी एक प्रकार का पारतंत्र है। और दूसरा है जल जीवशाला, यानी एक्वेरियम, जो लोग जिसमें मछली पालन करते हैं, मछली रखे रहते हैं उसमें जो है शोभा के लिए, तो वह भी एक प्रकार का कृत्रिम पारतंत्र है, ठीक है। इसको आप बता देंगे, यह भी एक नंबर आपका हो गया। और अगला क्वेश्चन, अनुकूली विकर्ण का उत्कृष्ट उदाहरण दीजिए, ठीक है। साथियों, अनुकूली विकर्ण का मतलब यह होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक पूर्वज जाति के जीव जब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, तो उनमें उस क्षेत्र के वातावरण के अनुसार परिवर्तन होने लगते हैं, जिससे पूर्वज जात की मूल समष्टि अनेक समष्टियों में विभाजित हो जाती है। इसे अनुकूली विकर्ण कहते हैं। उदाहरण इसका आप दे दीजिएगा डार्विन की फिंचे, और दूसरा उदाहरण दे लीजिएगा ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, ठीक है। ये आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और ये नीचे देखिए, इसका इसी का अंग्रेजी वर्जन है। और अब हम लोग आते हैं, जो अति लघु हो गया, अब लघु उत्तरी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो लघु उत्तरी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो पहला है क्वेश्चन, वह है बहुयुग्म विकल्पता क्या है, उदाहरण दीजिए। तो बहुयुग्म विकल्पता का मतलब यह है कि जब किसी लक्षण के लिए 3 या उससे अधिक एलील्स जिम्मेदार हों, तो उसे बहुयुग्म विकल्पता कहते हैं। जैसे ए बी और ओ ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो है करने के लिए मनुष्य में 3 एलील पाए जाते हैं, आई ए, आई बी और जैसे आई ए, आई बी और आई, ठीक है, ठीक है। और आई का आई जीरो कह सकते हैं आप, ठीक है। ये 3 एलील जो जिम्मेदार होते हैं, तो इसे कहते हैं बहुयुग्म विकल्पता। तो और दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड के जो उसमें आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में 3 विभिन्न घटक होते हैं। 3 घटक में आप जैसे पहला घटक है शर्करा, आप नोट कर दीजिए हम पेपर पे क्या क्या लिखेंगे। शर्करा यानी पेंटोज शुगर है, दूसरा नाइट्रोजनी क्षारक है, और तीसरा है अकार्बनिक फास्फेट समूह यानी H3PO4 इनऑर्गेनिक फास्फेट, ठीक है। ये बता लेंगे। नाइट्रोजनी क्षारक में आप बता देंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन्स होते हैं, दूसरा पिरिमिडिन्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्यूरिन भी 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, और पिरिमिडिन 3 प्रकार का होता है, यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। तो ये आप यहाँ पे बता करके लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिए साथियों, तीसरा है प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। अब प्रतिरक्षी अणु का जो है नामांकित आपको चित्र बनाना है, तो आपको ये देखिए वाई कलर का ये उसमें आकार का होता है, ये ऐसे आपको यहाँ पे ये बना देना है, और ये उसमें आप इस तरह का जो है फिगर बना दीजिएगा, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का चित्र हो जाएगा। और चौथा है आयु पिरामिड क्या है। एक बढ़ती हुई मानव समष्टि के लिए की आयु पिरामिड का आरेखित निरूपण कीजिए। तो आयु पिरामिड का मतलब यह होता है कि यह एक ऐसा ग्राफिकल चित्रण है जो किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या में विभिन्न आयु समूहों और लिंगों के वितरण को दर्शाता है, ठीक है। यानी किसी देश की जनसंख्या में जो है क्या नाम, युवा वर्ग कैसे हैं, मेल कितने, फीमेल हैं कितने हैं, इसको दर्शाने के लिए तो जो होता है यह जो जिसे आयु पिरामिड कहते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जो युवा वर्ग होता है वह नीचे उनको रखा जाता है, और ऊपर की तरफ वृद्ध लोगों की को रखा जाता है, ठीक है। तो यह आयु पिरामिड है, इसको आप यहाँ पे बना लेंगे 2, और ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वह है
कि गासे का स्पर्धा अपवर्जन नियम क्या है। इस पर टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर का है, ठीक है। तो गासे का स्पर्धा अपवर्जन नियम का मतलब यह है कि एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो प्रजातियां एक ही स्थान पर लंबे समय तक साथ साथ नहीं रह सकती। जैसे मान लीजिए 2 प्लांट हैं, वो एक दूसरे के लिए जो है न्यूट्रिशन के लिए, जमीन के लिए स्पर्धा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे एक जो स्पीसीज होगी वह दूसरे स्पीसीज पे एडवांटेज धारण कर लेगी और दूसरी स्पीसीज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और इसे ही कहते हैं गासे का स्पर्धा अपवर्जन नियम। इसको आप लिख देंगे, ठीक है। साथियों हम आते हैं अगले पेज पे। ये देखिए अगला पेज है और हम लोग आ चुके हैं इस पे। ये देखिए इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। और हम आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए कृत्रिम संकरण की विधि एवं महत्व को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये देखिए 1.5 नंबर यानी 3 नंबर का है। और दूसरा क्वेश्चन, अब चूंकि देखिए अब बहुत वीडियो लंबी हो रही है तो हम पहले क्वेश्चन आपको पढ़ के समझा देते हैं, ठीक है। दूसरा है अंतःगर्भाशयी युक्तियों आईयूडी और उनके अनुप्रयोगों पर एक टिप्पणी लिखी, यह भी 3 नंबर का है। तीसरा है डीएनए प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो एंजाइम यूज होते हैं, तो एक्चुअली जो होता है उसे सभी एंजाइम को कलेक्टिवली रेप्लिसोम कहते हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 6 प्रकार के एंजाइम आते हैं। जैसे हेलिकेजेज हैं, टोपोआइसोमरेजेज हैं, प्राइमेजेज हैं, डीएनए पॉलीमरेजेज हैं, डीएनए लाइगेजेज हैं, ठीक है, और लाइगेजेज हैं। तो ये इस तरह के इसमें आप इसको यहाँ पे बता लेंगे। अगला है द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए। तो मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नियम है इसको आप यहाँ पे दर्शा देंगे और क्रॉस बना करके, फिगर बना करके आप इसको दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पे। तो 5वें क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, प्राथमिक एवं द्वितीयक लसिकाभ अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो लसिका अंग है, लिम्फ है, नोट्स हैं, वहां पे उसके बारे में आपको लिखना है। यह आपका 3 नंबर का। उपयुक्त चित्र की सहायता से विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना बना, गोबर गैस उसको बना देना है, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण पे आपको टिप्पणी लिखना, वैक्सीनेशन पे 1.5 नंबर का है। और दूसरा है जैव उर्वरक, 1.5 नंबर का यह भी है, बायो फर्टिलाइजर, इसके बारे में लिख देना है। और अगला है चिकित्सा में योगज डीएनए की तकनीक का अनुप्रयोगों का वर्णन की, यह भी 3 नंबर का है, ठीक है। और ये 5वां का इंग्लिश वर्जन है। हम आते हैं हम लोग 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दिया है कि उपयुक्त उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद कीजिए। यह भी 3 नंबर का है। क्लोनिंग संवाहक यानी क्लोनिंग वेक्टर क्या है, ठीक है। क्लोनिंग संवाहक की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भी आपको बता देना है, ठीक है। अगला है पारजीनी जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, यह बता देना है। पारजीनी जंतु में होने वाले लाभों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, 3 नंबर का है। अगला जो क्वेश्चन है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, डीएनए पैलिंड्रोम और वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। यह भी 3 नंबर का है, 1.5 नंबर का है, यानी 3 नंबर मिलेगा। तो यह 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों यह 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां से दीर्घ उत्तरी प्रश्न शुरू, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मादा प्राइमेटों में आतर्व चक्र की पुटकी एवं स्रावी प्रावस्था में हार्मोन की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको बता देना है कि जो फॉलिकुलर और लेकुटल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है, उसमें आपको उसके बारे में बताना है। अगर आप वो क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो अथवा या नीचे वाला क्वेश्चन का नियम तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पुष्पी पादप में परागण के प्रकार, पौधों में कितने प्रकार परागण, इसके बारे में आपको बताना, 2.5 नंबर। दूसरा स्तन ग्रंथि 2.5 नंबर का है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन आप देख रहे हैं, असीम केंद्रकी में अनुलेखन की क्रिया विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपको जो है ट्रांसलेशन प्रक्रिया को
बताना है, और किसके अंतर्गत, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये देखिए दिया हुआ है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आनुवंशिक कूट यानी जेनेटिक कोड पे टिप्पणी लिखिए, 2.5 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा है जीवन की उत्पत्ति संबंधी एस.एल. मिलर का प्रयोग, ये भी आप कर सकते हैं, 2.5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये 8वां उसी का इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडल का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। यानी गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, ठीक है। अथवा पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये 5 नंबर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखिए आपका 70 नंबर लगभग कंप्लीट हो गया। ये पेपर का जो है आखिरी पृष्ठ है, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये पेपर खत्म हुआ। आज का जो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।